Welcome guys. In this video we will be talking about conformational isomerism in alkanes. अब alkanes के अंदर आपको किस तरह से conformational isomerism देखने को मिलेगा उस चीज पे हम बात करेंगे। तो देखो alkanes में हम बात करेंगे conformational isomerism क्योंकि एक alkane ही जो है वो इतना बड़ा टॉपिक कवर करता है कि ये एक पूरे टॉपिक के अंदर आपको मतलब देखने में तो आपको लगेगा जस्ट alkane के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन alkane ही जो चीज है उसी में कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म हम स्टडी कर सकते हैं। उसके रीजंस के बारे में मैं पहले बात करूंगी कि एल्केन्स में ही हम क्यों कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखेंगे। तो देखो क्या होता है कि एग्जैक्टली कार्बन और कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड अगर जब होता है एल्केन में, देखो एल्कीन में डबल बॉन्ड आ जाता है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो लेकिन देखो कार्बन और कार्बन में जो सिंगल बॉन्ड आ गया है, ये क्या इंडिकेट करता है कि कार्बन और कार्बन जो है वो एक्सियली अटैच्ड है। आपको भी पता है उसका पी ऑर्बिटल का वो एक्सियल ओवरलैपिंग, ये भी आपको पता है, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, आपको पता था ये। तो कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच रहता है तो उसमें एक्सियल ओवरलैपिंग होती है एंड ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग दे कैन रोटेट एनी डायरेक्शन, दे कैन रोटेट एट एनी डायरेक्शन। तो जब वो कार्बन कार्बन रोटेट होते हैं तो उनका डायरेक्शन चेंज होता रहता है और इसके थ्रू वो इनफाइनाइट रोटेशंस दिखाते हैं कार्बन कार्बन में। बट इस वीडियो में हम इनफाइनाइट रोटेशंस नहीं देखने की जगह हम कुछ ही रोटेशन देख पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कार्बन कार्बन इनफाइनाइट रोटेशन दिखाएंगे, लेकिन कार्बन कार्बन अकेला नहीं है, इसके साथ हाइड्रोजन्स भी अटैच्ड रहते हैं और यही हाइड्रोजन्स क्या करते हैं, अ काइंड ऑफ मतलब बैरियर क्रिएट करते हैं इनके रोटेशंस के अंदर। और यही बात हमको बताया गया था कि पिल्जर ने बताया था कि वो उसने बोला कि जो चीज लगती है वो चीज होती नहीं है। तो जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है उनमें भी कुछ एनर्जीज प्रेजेंट होते हैं और वही एनर्जीज जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इन एनर्जी बैरियर्स को मतलब जो ये एनर्जी बैरियर्स जो होता है उसको क्रिएट करने में, और यही रोटेशंस को एज अ काइंड ऑफ बैरियर प्रोवाइड करते हैं। तो जब रोटेशंस में बैरियर आ जाता है तो इससे क्या होता है कि कुछ कुछ आपको कन्फर्मेशंस दिखती है लेकिन कुछ कुछ आपको नहीं दिखती, और जो चीज आपको दिखती है वही कन्फर्मर्स होता है और वही कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म हम बात करने जा रहे हैं और उसी के बारे में हम बात करेंगे। ये तो था जस्ट एन आउटसाइड व्यू जो कि आपको समझना था कि क्यों हमने एल्केन के ही कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म लिए हैं और क्यों एक एल्केन ही एक छोटा सा टॉपिक है और जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपको इतना कुछ पढ़ाने का, कन्फर्मेशनल एनालिसिस करवाने का। तो पहले तो मैं आपको कन्फर्मेशन का डेफिनेशन बताती हूँ। कन्फर्मेशन का डेफिनेशन जो है आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। तो ये क्या है, ये है हमारा स्पेस में चांद सितारे होते हैं तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि किस तरह से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलता है। तो स्पेस में जब दो कार्बन एटम्स एक हाइड्रोजन, हाँ पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ, पहले आपको ये लिख करके देती हूँ फिर मैं आपको डिस्क्लेमर देती हूँ। तो जब दो कार्बन एटम्स एक स्पेस में जब अटैच रहते हैं और वो इजीली रोटेट कर सकते हैं विद हाइड्रोजन्स अटैच्ड, जब वो इजीली रोटेशंस करते हैं और वही रोटेशंस जब वो स्पेस में करते हैं, कार्बन जब सिंगल बॉन्डेडली प्रेजेंट होते हैं और वो हाइड्रोजन के साथ अटैच रह के जब रोटेशंस करते हैं स्पेस में, उस चीज को हम कहते हैं कन्फर्मेशन। और यही चीज मैं आपको कन्फर्मेशन के डेफिनेशन में बताने की कोशिश कर रही हूँ और वही चीज मैं आपको इंग्लिश में आपको लिखती दे रही हूँ कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स in space by rotation of carbon carbon single bond is called as conformation। ठीक है, बस ये इतना छोटा सा डेफिनेशन है, इसको आप बड़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो आपके पेपर में। मेरा काम है आपको डेफिनेशन को एक छोटे से कुछ टुकड़ों में आपको एक्सप्लेन करना, सो दैट आप
एग्जाम टाइम में एक पूरे सेंटेंस को रट के ना जाए और छोटे से मतलब छोटे से की पॉइंट्स के थ्रू आप बड़ा सा डेफिनेशन खुद से क्रिएट कर पाए। अच्छा, तो हमने कंफर्मेशन की बात कर ली, तो डिस्क्लेमर के बारे में मैं बात कर रही थी कि मैं डिस्क्लेमर क्या लूं। डिस्क्लेमर ये है कि मैंने जिस तरह से आपको कार्बन कार्बन अरेंज करके दिखाया, इस तरह से मैं आपको इस वीडियो में कार्बन कार्बन इस तरह से ड्रॉ करके नहीं दूंगी। यहाँ पे किस प्रोजेक्शन को हम फॉलो करेंगे, डिस्क्लेमर ये है कि जो प्रोजेक्शन हम यहाँ पे फॉलो करेंगे वो प्रोजेक्शन होगा न्यूमैन प्रोजेक्शन, जो कि मैंने आपको सबसे लास्ट में पढ़ाया था। न्यूमैन प्रोजेक्शन, अगर आपने पिछले वीडियो को देखा हो तो न्यूमैन प्रोजेक्शन के थ्रू हम सारे कंफर्मेशन को एनालिसिस करेंगे। तो आप एक और पॉइंट आपके न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिख सकते हैं, आपके पिछले वीडियो में जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें आपके नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि जो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है उसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन को यूज करके हम कंफर्मेशनल एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये एक मतलब बेस्ट की फीचर हो सकता है न्यूमैन प्रोजेक्शन को पढ़ने का। आप ये चीज आपके पिछले नोट में लिख सकते हो कि न्यूमैन प्रोजेक्शन इज यूज्ड टू स्टडी द कंफर्मेशनल एनालिसिस। तो ये हो गया हमारा डिस्क्लेमर। चलो, डिस्क्लेमर से हम दूर रखते अब हम पढ़ते हैं कंफर्मेशनल एनालिसिस के बारे में कि हम किस तरह से कंफर्मेशनल एनालिसिस करते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि कंफर्मेशनल एनालिसिस में क्या छोटा सा डेफिनेशन है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि फिल्जन नाम का जो साइंटिस्ट था उसने ये बताया था कि जो कार्बन कार्बन के बीच में जो रोटेशंस हो रहे हैं वो रोटेशंस सारे इनफाइनाइट टाइप के जो रोटेशंस है वो पॉसिबल नहीं है, एंड ये पॉसिबल टॉरिशनल स्ट्रेन की वजह से नहीं है। क्या? टॉरिशनल स्ट्रेन की वजह से प्रेजेंट पॉसिबल नहीं है। सो इनफाइनाइट रोटेशंस आर नॉट पॉसिबल ड्यू टू टॉरिशनल स्ट्रेन। इस स्ट्रेन की वजह से ये फिल्जर ने बताया कि कार्बन कार्बन के बीच का रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो चलो, अब हम बात करेंगे कि कंफर्मेशनल एनालिसिस में जो हम कार्बन कार्बन के बारे में तो अभी हमने बात की, तो हम बात करेंगे कि कंफर्मेशनल एनालिसिस किस तरह से की जाती है। तो हम कुछ ही ऐसे रोटेशन पे स्टडी करेंगे जो रोटेशंस हमारे मतलब जरूर काम आएंगे। तो क्या होते हैं? सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कंफर्मेशनल एनालिसिस की। तो हमने कंफर्मेशनल एनालिसिस का डेफिनेशन इस तरह से देना है कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए ना, हाँ वही वाला कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट वेरियस कंफर्मेशंस। is called as conformational analysis. Conformation क्या है? Arrangement of atoms in space by the rotation of carbon-carbon single bond. And the conformational analysis क्या है कि जो conformations हम बनाएंगे उनमें डिफरेंट स्टेबिलिटीज आपको देखने को मिलेगा, और उन्हीं स्टेबिलिटीज की कंपैरिजन को हम बोलेंगे कंफर्मेशनल एनालिसिस, और उसकी स्टडी को हम कंफर्मेशनल एनालिसिस बोलते हैं। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो स्टडी ऑफ कंपैरिजन, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो, अब हम बात करेंगे कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन से स्टार्ट करेंगे। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे इथेन का कंफर्मेशनल एनालिसिस, और किसका? प्रोपेन का बात करेंगे, और हम ब्यूटेन की बात करेंगे। और कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ अलग डिफरेंट चीज आ जाती है, मतलब वो इन तीनों से हटके है। उनमें एज अ काइंड ऑफ ऑड वन आउट आप कह सकते हो, थोड़ा अलग दिखता है, उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। That's why we will be discuss that thing in the next video. तो हम बात करते हैं कंफर्मेशन ऑफ इथेन की। इस स्लाइड में मैं आशा करूंगी कि सारे के सारे कंफर्मेशन के कंसेप्ट ऑफ इथेन के कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो कंफर्मेशन ऑफ इथेन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको डिस्क्लेमर दिया था न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो चलो, अब हम बात करेंगे इथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऐसा होता है इथेन का स्ट्रक्चर
तो इथेन के स्ट्रक्चर को अगर हम एक पॉइंट में, एक एक्सिस में अगर हम व्यू करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। ये फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन्स और ये होंगे बैक कार्बन के हाइड्रोजन्स, जो कि उसके फेरी में होंगे। तो ये हो गया हमारा कंफर्मेशन ऑफ इथेन। अब देखो, ये तो हो गया कार्बन का अरेंजमेंट, ये तो न्यूमैन स्ट्रक्चर का मैंने स्ट्रक्चर को बना के दिखाया। अब इस अरेंजमेंट को हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो कार्बन है उसके अरेंजमेंट को हम स्टेबल रखेंगे, स्टिफ रखेंगे, कोई चेंज नहीं लाएंगे, बिल्कुल वैसा का वैसा रखेंगे। और जो बैक कार्बन के अरेंजमेंट होंगे उनको हम चेंज करेंगे 60 डिग्रीज के बाय 60 डिग्रीज, और उन्हीं चेंज 60 डिग्रीज को कर करके, चेंज कर करके उसकी हम स्टडी करेंगे। तो अभी मैं आपको एक कंफर्मेशन एनालिसिस करवाऊंगी इथेन का, जिसमें मैं फ्रंट कार्बन को स्टेबल रखूंगी और बैक कार्बन के 60 डिग्री रोटेट कर करके आपको उसकी एनालिसिस करवाऊंगी। और फिर हम उसके एनर्जी डिफरेंस पे बात करेंगे और उनके एनर्जी डिफरेंस से हम एक ग्राफ बनाएंगे और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यही रहेगा कंफर्मेशन ऑफ इथेन के कॉन्सेप्ट का मुद्दा। तो सबसे पहले तो हम आएंगे एक बात और बात कर लूं कि इक्लिप्स्ड, मैंने इसके बारे में एक बार इस पे वीडियो मैंने बनाई है, बट तभी भी मैं बात कर लेती हूँ क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने नहीं भी देखा हो तो वो वाला वीडियो। तो स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड के बीच में क्या बात होती है। तो इक्लिप्स जो चीज होती है वो ये होती है कि इक्लिप्स्ड में जो फ्रंट कार्बन के एटम्स होते हैं वो बैक कार्बन के एटम्स के साथ जस्ट ऑपोजिट, उसी के ऑपोजिट रहता है, मतलब उसी के फेस टू फेस रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं, इक्लिप्स, जो कि ओवरलैप करता है बैक वाला हाइड्रोजन, सो बैक वाले कार्बन के एटम्स ओवरलैप विद द फ्रंट वाला कार्बन के एटम्स। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है। और स्टैगर्ड में क्या होता है, मैं एक ट्रिक भी बताऊंगी सो दैट आपको ये दोनों कंफर्मेशन के जो डिफरेंस है ये आपको याद रहेंगे ऑल टाइम के लिए। तो स्टैगर्ड में क्या होता है, जो दो कार्बन के हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो जो दो एटम्स होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग वंस, ठीक है ना। अब देखो इसका ट्रिक तो यही है कि जो स्टैगर्ड नाम से पता चलता है, स्टैगर्ड मतलब बिखरा बिखरा, है ना, वेगड़े बोलते हैं, मतलब अ काइंड ऑफ बिखरा, जो कि एक जगह पे मतलब कोई चीज प्रॉपरली ऑर्डर्ड नहीं रहता, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टैगर्ड बोलते हैं, जो कि एक जगह पे ऑर्डर्ड नहीं रहता, है ना। तो उस चीज को हम स्टैगर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे भी देखो ये किस एक प्रॉपर ऑर्डर में है कि एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, कितना प्रॉपर ऑर्डर आपको दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों बिखरे हुए हैं, मतलब ये यहाँ पे जहाँ पे आपको स्पेस मिल गया वहां पे पीछे के कार्बन डाल दिए। तो आप इस तरह से ट्रिक के फॉर्म में याद कर सकते हैं कि स्टैगर्ड मतलब जिसमें ओवरलैप नहीं हो रहा और जो बिखरे है, तो उसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमने ट्रिक से इसके ओवरलैपिंग पे बात कर ली। अब मैं जब आपको एक एक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तो ये वाले ओवरलैपिंग बहुत काम आएंगे, आप प्लीज इसको इसके थ्रू रिलेट करते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री से। तो 0 डिग्री में क्या आ जाएगा, ओवरलैपिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर और ये हो जाएगा हमारा दूसरा स्ट्रक्चर, और इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे। तो ये हो गया हमारा ए, जो कि होगा 0 डिग्री का। अच्छा, टोटल 7 स्ट्रक्चर बनेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता दूं सारे कंफर्मेशंस के, ज्यादा बड़ा तो नहीं बनेगा। लेकिन देखो मैं फर्स्ट वाले को सेम रखूंगी, बस जो चेंज आएगा वो बैक कार्बन में आएंगे। मैंने आपको एक बार बता रखा है, वापस बता रही हूँ। और ये 60 डिग्री नहीं है, सॉरी ये 0 डिग्री नहीं है, ये 60 डिग्री है, तो इसको हम 0 डिग्री बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री के कार्बन। अच्छा, अब हम 60 डिग्री पे चलते हैं। अब हम हाइड्रोजन को 60 डिग्री में अरेंज कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन 60 डिग्री में इस तरह से अरेंज रहता है ना। 60 डिग्री हो गया ना, चलो आपको समझाती हूँ। ये हो गया 60 डिग्री, और इसके बीच में क्या हो गया, मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूँ कि ये हो गया 0 डिग्री। तो ये चीज मैं आपको समझा रही हूँ कि 60 डिग्री में हाइड्रोजन अरेंज्ड है। अच्छा, तीसरा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, 60 के बाद कितना आता है, 120 आता है। 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री 120 डिग्री। तो देखो फर्स्ट वाले का तो एज इट इज रहेगा।
अगर मैं इसको और 60 डिग्री रोटेट करूं तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया ये वाला हाइड्रोजन, ये हो गया ये वाला हाइड्रोजन, और ये हो गया ये वाला हाइड्रोजन। आई एम सॉरी, मैं आपको पीछे वाले को भी अंदर लेके आ रही हूँ इसलिए पेरीफेरी से, ठीक है। अच्छा, डी स्ट्रक्चर कैसा होगा, अब वापस अगर हम इसको 60 डिग्री रोटेट करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर सेम, एंड सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में 60 डिग्री का डिफरेंस, लेकिन ये रहेगा 120 प्लस 60 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, 4 बन गए यहाँ पे। मैं नीचे बना दूं बाकी के 3, सो दैट आपको यहाँ पे मैं अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर पाऊंगी बाकी के स्ट्रक्चर। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे अच्छे से लिख के देती हूँ, सो दैट यहाँ पे नीचे मैं ड्राइंग अच्छे से क्रिएट कर पाऊँ। ए बी, ओ सॉरी हाइड्रोजन निकल गया, ए बी सी डी, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 80 डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा, बाकी के 3 स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आप खुद भी एक स्ट्रक्चर इस तरह से, मैं जिस तरह से ड्राइंग बना रही हूँ आप उस तरह से नोट करते करते जाइए। ये वाला हाइड्रोजन अब इधर आ जाएगा क्योंकि मैं वापस 60 डिग्री टिल्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब ये वाला हाइड्रोजन एक्चुअली वे जो मैं हाइड्रोजन को शिफ्ट कर रही थी वो हाइड्रोजन यहाँ पे था, लास्ट में वहीं पे आ जाएगा वो हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो टोटली 7 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। जब जो जिस पॉइंट को हम हिला रहे हैं वो पॉइंट फाइनली बाद में आके जहाँ पे वापस आ जाएगा वो पॉइंट, तब हमारे सारे कन्फर्मेशंस खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं एक हाइड्रोजन को मतलब एज अ रेफरेंस मैं आपको समझा रही हूँ कि एक हाइड्रोजन को पकड़ के मैं आपको सारे कन्फर्मेशन समझा रही हूँ कि वो हाइड्रोजन जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे वापस आ जाएगा इन कन्फर्मेशनल एनालिसिस के एंड में। तो वही चीज को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझा रही हूँ। तो अब ये वाला हाइड्रोजन जो है वो 60 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, 60 डिग्री टिल्ट करने के बाद। तो ये तो एज इट इज बना रहेगा। यहाँ पे मैंने आई थिंक कुछ गलत कर दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, दिस इज द प्रॉपर वीडियो, सो दिस इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो ये हो गया। तो फर्स्ट वाले कार्बन का तो सेम रहेगा ऐसा ही, और इसको अगर हम 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, 120 प्लस 60 कितना होता है, 180 प्लस 60 हो जाता है 240 डिग्री। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर 240 डिग्री का। और एफ वाला स्ट्रक्चर जो होगा 300 डिग्री का होगा, और जी वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो 360 डिग्री का होगा। तो इसमें भी हाइड्रोजन इस तरह से प्लेस्ड रहेंगे। अब ये वाला हाइड्रोजन जो मैंने यहाँ पे लिया था वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो 60 डिग्री रोटेट करने के बाद हाइड्रोजन आ जाएंगे 60 डिग्री में, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन जिसको मैंने रेफरेंस लिया था ये पूरे स्ट्रक्चर में, तो ये वाला हाइड्रोजन अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगा 7th स्ट्रक्चर में। तो मैं फर्स्ट वाले कार्बन का ड्राइंग बना लेती हूँ और दूसरे वाले का इस तरह से। तो इसके थ्रू हमारे कंप्लीट होते हैं कन्फर्मेशनल की एनालिसिस इथेन की। अब मैं बात करूंगी कि हमको इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद हमको क्या पता चला। अच्छा, अब हमको क्या पता चला कि ये सेम चीज हमने स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड के कंसेप्ट में पढ़ा था, और यही चीज यहाँ पे आपको हर एक स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है। अब आप मुझे बताओ कि ये जो चीज हो रही है वो ओवरलैपिंग हो रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एंगल इट इज अटैच्ड। मतलब इस एंगल को ना देखे बिना आप इसके स्ट्रक्चर पे अगर आप गौर फरमाएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये 0 डिग्री में अटैच्ड है। इसको मत देखो, इसको देखो कि हाइड्रोजन क्या है, ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। ओवरलैप कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इक्लिप्स्ड हो जाएगा। अब हम इसके नाम देंगे। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, नहीं हो रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड। ये बिखरे बिखरे है, ये क्या हो जाएगा, इक्लिप्स्ड। क्यों, क्योंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं, ये नॉन ओवरलैपिंग, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड। ये वाला आप खुद ट्राई करना एक बार अपने नोटबुक में स्ट्रक्चर बना के चेक करने के लिए कि कौन सा इक्लिप्स्ड है और कौन सा स्टैगर्ड है। अच्छा, अब देखो कितने कितने इक्लिप्स्ड है वो यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर लो, तो आपको बहुत इजी रह जाएगा पढ़ने में। एक्लिप्स कौन कौन से हैं, ए है, सी है,
ई है और जी है, ए सी ई एंड जी। और स्टैगर्ड कौन कौन से है? बी डी, जो ये नहीं है जिसमें बी डी एफ, बस बी एंड डी एंड एफ। तो ये जो चीजें हैं वो स्टैगर्ड है और ये जो चीज है वो इक्लिप्स्ड है। अब इक्लिप्स और स्टैगर्ड में आपको क्या बात बताई थी मैंने कि एक स्टैगर्ड जो होता है वो स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि उनके बीच में डिफरेंस होता है एनर्जी का। मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड नाम की एक चीज होती है, वो जब दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो स्टेबिलिटी तो शो होगी नहीं। जो चीज खुला खुला रहेगा वो चीज अपने आप को प्रॉपरली एक स्पेस दे पाएगा अपना एक्टिविटी परफॉर्म करने में। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, मेरे को एक ऐसा कमरा चाहिए वीडियो बनाने के लिए जहाँ पे कोई आवाज ना हो। अगर कहीं पे बहुत ही ज्यादा आवाज है, जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, ये वो काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, मेरा वीडियो बनाने में दिक्कत आएगा और मैं अनस्टेबल फील करूंगी। तो उस स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए मेरे को दूसरों से अलग रूम में बैठना पड़ेगा, जो चीज आपको इस वीडियो में नहीं दिख रही होगी, वो छोड़ो। बट जो चीज है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू, वो ये है। ये एग्जाम्पल आई थिंक आपको बेस्ट एग्जाम्पल लगेगा इसको रिलेट करने में। तो यहाँ पे क्या चीज आपको दिख रही है कि यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, थोड़ा सा स्पेस है। अब अगर स्पेस क्रिएट हो जाएगा दो हाइड्रोजन के बीच में तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और वही स्टेबिलिटी स्टैगर्ड में आपको देखने को मिलती है। तो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा और ये वाला अनस्टेबल रहेगा। अब जो चीज स्टेबल रहता है उसमें एनर्जी क्या होती है, लेस होती है। तो लेस एनर्जी आपको दिखेगी यहाँ पे, और यहाँ पे मोर एनर्जी। अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया, अब हम इसके एनर्जी पे बात करेंगे। अब एनर्जी की इस पे अगर हम बात करेंगे तो आपको इसमें क्या देखने को मिल रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स पे। तो चलो यहाँ पे मैं एनर्जी के बारे में बात कर लेती हूँ। तो चलो सुनो, जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है तो एनर्जी हम लेते हैं एक कार्बन और हाइड्रोजन का 1 मोल $1 किलो कैल पर मोल। अगर एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच्ड है और अगर एक कार्बन CH3 के साथ अटैच हो तो उसको हम लेते हैं 1.3 किलो कैल पर मोल। डिफरेंस आ चुका है ना एटम में, तो फिर ऑब्वियसली आपको एनर्जी में भी डिफरेंस दिखेगा। तो ये हो गया इसका मुद्दा। ये वाला चीज आपको याद रखना है क्योंकि ये आगे काम आएगा। अगर अब यहाँ पे काम नहीं आया तो, क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, आगे चल के आपको इथेन, मीथेन, प्रोपेन, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तब आपको मीथेन में इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आपको तब ये वाला पॉइंट जो है वो काम आएगा। ये आपके लिए इस वीडियो में, मतलब इस कंफर्मेशन के लिए यूजफुल है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक कार्बन हाइड्रोजन में 1 किलो कैल पर मोल एनर्जी यूज होता है। तो यहाँ पे कितने कार्बन हाइड्रोजन में आपको दिख रहे हैं बॉन्ड्स, 3। तो टोटल कितने होंगे यहाँ पे एनर्जी, 3 किलो कैल पर मोल। और यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 3 कैल पर मोल वाली एनर्जी। और इसका अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ का। अब मेरे को इसके स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, अब मुझे जस्ट इसकी जरूरत थी, इस टेबल की जरूरत थी। चलो अच्छी बात है, मैंने इसको मिटाया नहीं। A, C, E और G, ये किसका था, इक्लिप्स्ड। मुझे इसके स्ट्रक्चर की तो नहीं, बस उस डेटा की जरूरत है, सो दैट उस डेटा को यूज करके मैं पोटेंशियल एनर्जी का डायग्राम आपको बना के दिखा सकूं। तो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के स्ट्रक्चर का डायग्राम। तो ये हो गया हमारा ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसके एक्स एक्सिस में हम लिखेंगे डिग्री ऑफ रोटेशन, डिग्री ऑफ रोटेशन, और यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन किलो कैल पर मोल, जो कि मैंने आपको वहां पे समझाया।
तो यहाँ पे मैं आपको 0, 1.3 ये तो नहीं लिख के बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लेस देन 3 किलो कैल पर मोल। कुछ भी हो सकता है, इसका स्पेसिफिक डेटा आपके बुक में गिवन नहीं है, इसलिए मैं आपको लेस देन, तो यहाँ पे मैं प्रॉपरली यहाँ पे डेटा तो लिख के नहीं दिखाऊंगी, जस्ट यहाँ पे 3 मोल किलो कैल पर मोल लिखूंगी, क्योंकि इसका आपको स्पेसिफिक पता है। तो चलो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार आएगा। आई एम सॉरी, इसका ग्राफ बनाने से पहले आपको एक्सप्लेन भी इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन के बाद ग्राफ बनाना चाहिए। तो देखो, फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखा था, इनमें क्या होगा 3 किलो कैल पर मोल। तो बी में क्या होगा, बी में आपको क्या दिख रहा है, लेस देन 3 कैल। तो ये हो गया ए का। मैं यहाँ पे 0 डिग्री लिख के देती हूँ, 60 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 240 डिग्री, यहाँ पे 300 डिग्री, यहाँ पे 360 डिग्री। चलो सारा आ चुका है इस ग्राफ के अंदर। तो बी वाला कहाँ पे था, लेस देन 3 किलो कैल पर मोल, और वो 60 डिग्री पे था। सी वाले का क्या है, 3 किलो कैल पर मोल। तो यहाँ पे आ गया 3 वाला। फोर्थ वाला डी, यहाँ पे मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ डी। ई वाला 3 किलो कैल पर मोल यहाँ पे, एफ वाला यहाँ पे, जी वाला ऊपर। अब इनको अगर हम कनेक्ट करें तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये हो जाएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, और यही चीज आपको एग्जाम में लिखने को आ सकता है, 6 मार्क्स में आ सकता है मैक्सिमम। जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया आपको, वही पूरा एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में आ सकता है। आई होप कि आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यही था आपका कंफर्मेशन ऑफ इथेन पे। अब हम बात करेंगे कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन की। लेट मी रब दिस आउट। तो अब हम बात करेंगे कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन की। तो देखो, ब्यूटेन का, ब्यूटेन नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, प्रोपेन की। जितने हम स्ट्रक्चर बढ़ाते जाएंगे आपको अलग अलग टाइप के कंफर्मेशन देखने को मिलेगा। अभी क्या था, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन था, आपको सिर्फ हाइड्रोजन देखने को मिला था एडजेसेंट कार्बन में। अब आपको CH3 भी, मिथाइल ग्रुप भी देखने को मिलेगा, और जब मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो डिफरेंट आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। और सिर्फ आपको इक्लिप्स और स्टैगर्ड नहीं, अब आपको कुछ अलग अलग कंफर्मेशन भी देखने को मिलेंगे, और आपको वो सारे कंफर्मेशन याद करके रखने हैं आपके पास। इसमें तो शायद आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट ब्यूटेन में जरूर मिलेगा, तो आप रेडी रहना ब्यूटेन के लिए। तो अब देखो कि प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं, लेकिन हमको कितने कार्बन चाहिए होते हैं कंफर्मेशन पढ़ने के लिए, 2 कार्बन चाहिए होते हैं एक्सेस स्पेस में। तो हम 2 कार्बन को इस तरह से लेंगे, और तीसरे कार्बन को हम इस तरह से लेंगे हाइड्रोजन के साथ, कुछ इस प्रकार। इसके तो 3 साइड में 3 हाइड्रोजन रहेंगे, और इसमें जो कार्बन होगा वो इस तरह से अटैच रहेगा। वो कार्बन ही नहीं होता, वो पूरा मिथाइल ग्रुप होता है, तो इसलिए वो एक बॉन्ड में आ जाएगा, और दूसरे बॉन्ड में हाइड्रोजन आ जाएगा, और तीसरे बॉन्ड में भी हाइड्रोजन आ जाएगा, और इसमें सिमिलरली इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, और इस तरह से प्रिंसिपल कार्बन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कंफर्मेशन ऑफ प्रोपेन की। अब इसकी कंफर्मेशन हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, अब मैं डायरेक्ट कंफर्मेशनल एनालिसिस में आती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से 0 डिग्री पे बनेगा हमारा कार्बन। तो हम इसको पहले ले या इसको पहले ले, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट में किसको रखना पसंद करेंगे। नॉर्मली आपके बुक में इसको फर्स्ट में दिया गया है, सो दैट आप इसको प्रॉपरली स्टडी कर पाए, क्योंकि उसमें CH3 अटैच्ड है। तो CH3 यहाँ पे डाल दीजिए, और हाइड्रोजन, और फर्स्ट को बिना चेंज किए आप सेकंड को 0 डिग्री में चेंज करते रहिए। अब सेकंड वाला कैसा आपको लगेगा, चलो लेट मी रब दिस आउट, है ना। तो सेकंड में क्या आपको दिखेगा, तो सेकंड में देखिए आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, CH3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। आई एम सॉरी। अब देखो, अब हम एक हाइड्रोजन को रेफरेंस में लेते हुए चलेंगे, वो पिछला वाला ही हाइड्रोजन लेते हैं जो कि ऊपर वाला था। अब इस हाइड्रोजन को हम 60 डिग्री टिल्ट करेंगे,
तो 60 डिग्री हमने टिल्ट कर दी, और ये वाला हाइड्रोजन भी फिर 60 डिग्री टिल्ट हो जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी 60 डिग्री टिल्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री का स्ट्रक्चर। अच्छा, अब हम सी में चलते हैं। सी में हम लेंगे 120 डिग्री का स्ट्रक्चर। अब इस हाइड्रोजन को हम और भी टिल्ट करेंगे, मतलब वापस एज ए 0 डिग्री में हम लेके आएंगे। वैसे तो है ये 120 डिग्री का, बट तभी भी देखने को तो आपको ये 0 डिग्री में ही लगेगा, क्योंकि अभी ये वाला हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी ओवरलैप करेगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी ओवरलैप करेगा। अच्छा, डी वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये हो जाएगा 180 डिग्री का। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। हम फर्स्ट वाले को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, इसका वैसा का वैसा ही रखेंगे इसको, लेकिन इसके हाइड्रोजन्स में 60 डिग्री का ये वाला हाइड्रोजन था, आई थिंक सो, वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ई में क्या होता है, एफ में क्या होता है, और जी में कितना क्या होता है। मैंने बोला था ना टोटल 7 बनेंगे, तो 7 ही बनाना है तीनों में। ब्यूटेन में भी आपको 7 ही बनाना है, तीनों का मतलब ब्यूटेन में। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन के स्ट्रक्चर्स। आई थिंक अब आपको न्यूमैन के स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बार बार करके न्यूमैन का स्ट्रक्चर पढ़ा के एनालिसिस करवा रही हूँ, कंफर्मेशनल एनालिसिस। तो देखो, अब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे था, वो यहाँ पे आ जाएगा, ओवरलैपिंग वापस देखने को मिल जाएगी आपको हाइड्रोजन की। तो देखो ये वापस 60 डिग्री में आ जाएगी, ये हो गया 60 डिग्री, ये वापस ओवरलैप हो जाएगा और अपने प्लेस में वापस आ जाएगा, ये हो गया 60 डिग्री। यहाँ पे हम लिख देते हैं 240 डिग्री, 300 डिग्री और 360 डिग्री। अब हम नाम देंगे इसका, ये क्या है, एक्लिप्स्ड, ये क्या है, स्टैगर्ड, ये क्या है, एक्लिप्स्ड। आपको एक एक्लिप्स्ड और एक स्टैगर्ड ही देखने को मिलेगा, ये चीज आपको इस चीज में कॉमन दिखेगी। एक्लिप्स्ड, ये क्या है, स्टैगर्ड, ये क्या है, एक्लिप्स्ड। अच्छा, अब इसमें एक्लिप्स्ड कितने हैं, वही पहले की तरह ACEG, और स्टैगर्ड क्या है, BDF। तो उसमें भी वही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखो, आपको एक चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, वो चीज आपको मैं समझाऊंगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैं एक को ले रही हूँ यहाँ पे, इसको, बाकी सबको मैं मिटा लेती हूँ, कन्फर्मर्स को। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कार्बन नॉट ओनली हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, अब कार्बन CH3 के साथ अटैच है, तो आपको इसको भी कंसिडर करना है। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, पहले मैं आपको इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड वाला लिख के बताती हूँ। तो इक्लिप्स्ड कितना था, इक्लिप्स्ड कितना था, स्टेबल था, और इसमें क्या था, ACEG, इसमें क्या था, B, D एंड F। और जो स्टेबल था, जो अनस्टेबल था, ओ सॉरी, ये अनस्टेबल था, ये स्टेबल था। जो अनस्टेबल था उसमें टोटल एनर्जी अब कितनी होगी, आप मुझे गेस करके बताएं कि 2 आपको कार्बन और हाइड्रोजन में बॉन्ड दिखे थे, और एक आपको कार्बन और CH3 में दिखे थे। तो 2 कार्बन और हाइड्रोजन का तो 2 मोल हो गया, और इसका 1.3 हो गया। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आपको टोटल कितना दिखने को मिलेगा, 3.3। तो इसका टोटल हो जाएगा 3.3 किलो कैल पर मोल एनर्जी। और यहाँ पे आपको दिखेगा लेस देन 3.3 किलो कैल पर मोल एनर्जी। और यही चीज आपको मैं पोटेंशियल एनर्जी और इसके स्ट्रक्चर में आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। लेट मी टेक दिस प्लेस। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, और ये हो गया डिग्री ऑफ रोटेशन का। ये हो गया 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री, 360 डिग्री। अब 0 डिग्री में कहाँ पे आ जाएगा ये, इसका स्ट्रक्चर भी कुछ उसी प्रकार बनेगा। ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, देखो बी सी 3.3, यहाँ पे आप 3.3 लिख दो, टी यहाँ पे, ई ऊपर, एफ नीचे, जी भी ऊपर, और आपको कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा जो कि आपने
इथेन में देखा था सर। तो इसके थ्रू आपका कंप्लीट होता है प्रोपेन का कंफर्मेशन। अब हम लास्ट वाला कंफर्मेशन की बात करेंगे जो होगा हमारा ब्यूटेन का कंफर्मेशन। और आई एम श्योर कि इस वीडियो में तीनों के तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। तो लेकिन क्या है कि ब्यूटेन का जो कंफर्मेशन है उसमें आपको कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इतना भी सस्ता नहीं है। क्योंकि ब्यूटेन का कंफर्मेशन मैंने आपको बताया कि जितना कंफर्मेशन आगे बढ़ेगा आपको नई नई चीजें याद रखनी पड़ेगी, वही नई चीजें आपको ब्यूटेन में देखने को मिल जाएगा। तो पहले तो आपको मैं बता देती हूँ कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4। अब आपको चाहिए होगा 2 कार्बन, तो आप मिडल के 2 कार्बन लोगे। तो 2 कार्बन अगर आप मिडल के 2 कार्बन लोगे तो आपको यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इस तरह का। जस्ट आपको प्रोपेन में दिखा था जिस साइड में, एक साइड में कुछ वैसा आपको 2 साइड में देखने को मिलेगा ब्यूटेन में। यहाँ पे एक CH3 आ जाएगा, यहाँ पे भी एक CH3 आ जाएगा ये वाले के, और टोटली ये एक प्रिंसिपल कार्बन का चेन बन जाएगा। और ये हाइड्रोजन उसके एडजेसेंट कार्बन के अंदर। और अब इसको मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगी इन 0 डिग्री। तो फर्स्ट वाला कार्बन तो ऐसा हो जाएगा CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, अब देखो सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा। सेकेंड वाले को मैं यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ। अब इतना मोटा ग्रुप अगर किसी के कंफर्मेशन में आ जाता है तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो एनर्जी में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ही। तो अब नाम इस मोटे ग्रुप की वजह से ही चेंज हो रहा है। तो आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, सेकंड मैं यहाँ पे टोटल आपको 6 स्ट्रक्चर दिखा के बताऊंगी। फिर आपको बताती हूँ कि इसका क्या क्या डिफरेंट नाम है, इस इश्क का क्या नाम है। अब यहाँ पे मैं क्या चीज चेंज कर रही हूँ, देखो फर्स्ट का तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे CH3 मैंने लिया, और यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया। और थर्ड वाले में मैंने क्या किया कि जो हाइड्रोजन है यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया, यहाँ पे भी मैंने CH3 ले लिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया। मैं आपको समझाऊंगी, लेट मी ड्रॉ दिस कम्प्लीटली, फिर मैं आपको समझाती हूँ। तो देखो आपको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वाले कंफर्मेशन में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है। आपको दिख रहा होगा कि मैंने फर्स्ट वाले को भी चेंज कर दिया, फर्स्ट अपर कार्बन के रोटेशन को। ठीक है, मैंने चेंज किया अपर वाले कार्बन रोटेशन को, बट मैंने पीछे वाले कार्बन रोटेशन को एज इट इज रखा, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। आपको प्रॉपरली मैं समझाती हूँ कि ऐसा क्यों किया मैंने। तो देखो एक साइड के कार्बन को स्टेबल रखना है, और वो मैंने किया वो काम जो मैंने आपको बताया था कि एक साइड के कार्बन को आपको स्टेबल रखना है और दूसरे वाले को आपको रोटेट करना है। तो मैंने एक को स्टेबल रखा, अब मैंने ऊपर वाले को रोटेट किया, सो दैट आपको समझा पाऊं कि किस तरह से नेमिंग दिया जाता है। तो जो मिथाइल ग्रुप दूसरे मिथाइल ग्रुप से बिल्कुल ही ज्यादा ऑपोजिट रहे, एक दूसरे के बिल्कुल ही ऑपोजिट रहे, ठीक है ना, उस कार्बन को हम कहते हैं एंटी कंफर्मेशन। उस कंफर्मेशन को हम बोलते हैं एंटी कंफर्मेशन। जो कार्बन दूसरे कार्बन के, जो मिथाइल ग्रुप दूसरे मिथाइल ग्रुप कार्बन के मिथाइल ग्रुप से बिल्कुल ही ज्यादा एडजेसेंट रहे। और ये जो होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा दूर है और इसके बीच में कोई रिश्ता नाता नहीं है, तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुलेआम है, तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कार्बन थोड़े थोड़े नजदीक है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ही ज्यादा पास है, तो कुछ ना कुछ तो आपको दिखेगा कि अनस्टेबिलिटी काइंड ऑफ बरकरार रहेगी। लेकिन यहाँ पे भी वही चीज आपको देखने को मिल रहा है, बस इन दोनों स्ट्रक्चर में एक ही डिफरेंस है कि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर देखने में तो सेम ही है, बस थोड़ा सा अरेंजमेंट को डिफरेंस किया गया है। और अगर आप इसको एक मिरर में भी देखोगे तो एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी करेगा, तो ऑफ कोर्स ये एक मिरर इमेज तो है ही है। लेकिन इसके साथ साथ इन दोनों का एक ही नाम है, और इनका नाम है गॉच कंफर्मेशन। तो गॉच कंफर्मेशन में क्या होता है, 2 मिथाइल ग्रुप्स आर इन 60 डिग्री। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन जो ग्रुप होते हैं वो
180 डिग्री के डिफरेंस में रहता है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन जो होते हैं वो 60 डिग्री के डिफरेंस में रहते हैं, मतलब मिथाइल ग्रुप। मैं आपको कार्बन कार्बन नहीं, मिथाइल मिथाइल ग्रुप लिख के देती हूँ, सो दैट वो आपको ज्यादा नजरों में रहेगा। तो मिथाइल मिथाइल ग्रुप जो है वो 60 डिग्री में रहते हैं, और यहाँ पे 180 डिग्री में रहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिट अनस्टेबल। अच्छा, अब मैं आपको लास्ट के 3 स्ट्रक्चर समझाती हूँ। तो देखो, लास्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। मैं नीचे वाले को एज इट इज रखती हूँ। एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे ये चीज बनाने में, तो इसलिए मैं क्या करूंगी, बैक वाले को सामने रखती हूँ। जो मैंने ऐसा बनाया था वैसा ही बना के देती हूँ आपको। क्योंकि इसमें मैं आपको जस्ट एक ही चीज बताना चाहती हूँ, बस डिफरेंस होना चाहिए तीनों कंफर्मेशन में। इसमें मिरर इमेज बनेगा इसका। तो देखो, ये हो जाएगा हमारा 4th वाला, ये हो जाएगा हमारा 5th वाला, और ये हो जाएगा हमारा 6th वाला। अब देखो 4th वाले में क्या है, जो मिथाइल मिथाइल ग्रुप्स है वो इतने ज्यादा क्लोज है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड कि ऑब्वियसली इंसान अनस्टेबल ही रह जाएगा ना, क्योंकि वो इतना ज्यादा क्लोज है। और इतना ज्यादा क्लोज अगर किसी के बीच में होता है क्लोजनेस, तो वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कहलाता है। तो इस कंफर्मेशन को हम नाम में देंगे सिन कंफर्मेशन। ठीक है, और ये जो है वो फुल्ली एक्लिप्स्ड है, फुल्ली एक्लिप्स्ड। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए आपके पास कि ये फुल्ली एक्लिप्स्ड है। और जो चीज फुल्ली एक्लिप्स्ड होगा तो वो हाईली अनस्टेबल रहेगा, हाईली अनस्टेबल। और यहाँ पे आप देखो कार्बन, कार्बन जो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे क्या था और यहाँ पे क्या था, दोनों में जस्ट ये अपर वाले में और नीचे वाले में जस्ट एक डिफरेंस है, ये पूरा का पूरा जो है वो स्टैगर्ड है, और ये पूरा का पूरा जो है वो क्या है, एक्लिप्स्ड है। और इसके थ्रू मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि एक्लिप्स्ड में फुल्ली एक्लिप्स्ड और ऑलरेडी एक्लिप्स्ड तो अनस्टेबल होता ही है स्टैगर्ड वन से, बट एक्लिप्स्ड में भी एक हाईली अनस्टेबल होता है तो एक जस्ट अनस्टेबल होता है। जो पार्शियली एक्लिप्स्ड वंस होंगे, देखो ये पार्शियली एक्लिप्स्ड है, यहाँ पे एक्लिप्स देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का अनस्टेबिलिटी आपको देखने को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अनस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे दो इतने बल्कि ग्रुप्स है कि यहाँ पे आपको अनस्टेबिलिटी ऑफ कोर्स देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भी आपको इसका मिरर इमेज देखने को मिल जाएगा, इसका चचेरा भाई जो कि मिरर इमेज बना के बैठा हुआ है, ये दोनों हो जाएंगे पार्शियली एक्लिप्स्ड। दैट इज वाई दिस इज अनस्टेबल। तो मैंने क्या बताया, एक स्टेबल, एक बिट अनस्टेबल, एक हाईली अनस्टेबल और एक अनस्टेबल। तो इसका हम यहाँ पे डेटा लिखते हैं स्टैगर्ड वंस का और एक्लिप्स्ड वंस का। तो इसका आपको एक दिखेगा एंटी और आपको एक दिखेगा वॉच, जो कि होगा स्टेबल, और दूसरा क्या होगा, बिट अनस्टेबल। दूसरे में आपको वो दिखेगा फुल्ली एक्लिप्स्ड और एक दूसरा आपको दिखेगा पार्शियली एक्लिप्स्ड। फुल्ली में आपको दिखेगा सिन और इसमें क्या दिखेगा आपको, हाईली अनस्टेबल, और यहां पे आपको दिखेगा अनस्टेबल। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ बिट अनस्टेबल जो है वो थोड़ा सा स्टेबल है अनस्टेबल के कंपैरिजन में, दैट इज वाई थोड़ा सा नाम मैंने डिफरेंट कर दिया। मुझे जस्ट इतना सा वो चाहिए।
डेटा चाहिए और इसी डेटा के थ्रू मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। ये ABC है, DEF है, तो यहाँ पे मैं DEF लिख देती हूँ, DEMF वो इक्लिप्स में आ जाते हैं और ABC स्टैगर्ड में आ जाते हैं। मैं अब आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगी क्योंकि इसका ग्राफ जो है ना वो बाकी के ग्राफ से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट। तो ये चीज आपको आपके ग्राफ को अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि इसका ग्राफ जो है आपको मोस्टली क्वेश्चन में देखने को मिलेगा क्योंकि टीचर्स को भी पता है कि आपको ये स्टार्टिंग के जो मीथेन इथेन की चीजें है ना, इथेन और प्रोपेन, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। बट ब्यूटेन में सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मोस्टली एग्जाम में ब्यूटेन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी का और ये हो जाता है डिग्री ऑफ रोटेशन का। तो ये हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखो आपको क्या देखने को मिलेगा। यहाँ का स्ट्रक्चर जो होगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बात करूंगी कि जो सबसे ज्यादा 0 डिग्री में कौन कौन से थे। 0 डिग्री में ये सब थे, एक तो ये वाला था 0 डिग्री में, और 60 डिग्री में कौन सा था, 0 डिग्री, 120 डिग्री, क्योंकि आपको एक्लिप्स में कौन कौन से डिग्री देखने को मिलते हैं। एक तो 0 डिग्री देखने को मिलता है, 60 डिग्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिर 120 डिग्री आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको 180 डिग्री देखने को मिलेगा, फिर आपको 240 डिग्री देखने को मिलेगा। ACEG होता है यहाँ पे, आई एम सॉरी। अच्छा ये डिग्री छोड़ो, मैं आपको ग्राफ के थ्रू आपको समझाती हूँ कि किस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको मैं ग्राफ बना के दिखाती हूँ। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है। मेरा थोड़ा स्ट्रक्चर गंदा बन चुका है, मैं आपको पहले डॉट से समझाती हूँ फिर आपको स्ट्रक्चर से समझाती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल वंस होगा, जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल वंस होगा वो सबसे ज्यादा नीचे रहेगा। और सबसे ज्यादा नीचे कौन सा था, जो कि 240 डिग्री में हमने बनाया था, एक्लिप्स्ड वंस। मैंने स्ट्रक्चर को मिटा दिया, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसलिए मैं आपको मेरे पास प्रीवियस इंफॉर्मेशन है उसको उसके थ्रू आपको समझाती हूँ कि जो हमने इसमें बनाया था 180 डिग्री में बनाया था वो एक्लिप्स्ड वंस था और वो बहुत ही ज्यादा हाईली स्टेबल था। सिन वाला जो था वो कहाँ पे था, 180 डिग्री में। मैंने आपको वहां पे बताया था कार्बन और मिथाइल में 180 डिग्री का डिफरेंस था। शायद मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट एग्जैक्टली मैं आपको अगर बताऊं तो वो 180 डिग्री में था जो कि हाईली अनस्टेबल वाला था। ठीक है, उससे ज्यादा स्टेबल जो था वो 120 डिग्री पे था। आपको ये बात एग्जाम टाइम पे ना पता होना चाहिए ना, तब भी आपको दिक्कत आ जाएगी। अगर आप थर्ड वाले को देखें, थर्ड वाला जो था वो उसका मिरर इमेज था और वो जो था वो 300 डिग्री पे आपको देखने को मिला था। मैंने कार्बन और हाइड्रोजन का जो रोटेशन है ना, उसका स्ट्रक्चर जो मैंने न्यूमेन में बनाया था उसके डिफरेंस डिग्री में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर चुकी थी मैं, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बट आप एग्जाम टाइम पे इस तरह से याद रखना कि जो 180 डिग्री पे था वो फर्स्ट वाला था और 120 और 300 डिग्री में सेकंड और थर्ड का मिरर इमेजेस था। अच्छा, फोर्थ वाला कहाँ पे था, फोर्थ वाला जो था वो 0 डिग्री और 360 डिग्री में आपको देखने को मिला था, क्योंकि वो पूरा कंप्लीटली फर्स्ट और लास्ट में जिसको बात करते हैं वहां पे आपको देखने को मिला था। तो ये आपको कहाँ पे था, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सर ये भी फोर्थ था, क्योंकि जो फोर्थ आपको पहले देखने को मिलेगा आफ्टर 360 डिग्री में आपको वही फोर्थ देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने ऐसे फोर्थ लिखा है। आपको अगर ना भी लिखना है तो ना भी लिख सकते हो। तो 60 डिग्री पे आप सिक्स्थ और यहाँ पे भी सिक्स्थ वाला बना दीजिए, फिफ्थ वाला बना दीजिए, यहाँ पे सिक्स्थ वाला बना दीजिए, ठीक है ना। तो जो हाईली अनस्टेबल था, मैं एबीसी को हटा देती हूँ, ये इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। यहाँ पे जो हाईली अनस्टेबल था वो मैंने यहाँ पे बनाया है और वो कुछ यहाँ पे है, 0 डिग्री पे, 0 पे है, सॉरी, इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, कंप्लीटली 0।
और जो सबसे उससे थोड़ा सा ज्यादा था, मतलब जो सेकंड और थर्ड पे था, वो क्या था, वो उनसे 0.8 क्या 0.8 किलो कैल पर मोल ज्यादा अनस्टेबल था। तो ज्यादा अनस्टेबल रहने के कारण इनमें 0.8 डिग्री का एनर्जी ज्यादा हो गया। तो दैट इज वाई दे आर बिट अपर देन द फर्स्ट वंस। फिर मैंने किसकी बात की, स्टेबल वंस की बात, अनस्टेबल वंस की बात की। आई एम सॉरी, जो हाईली अनस्टेबल था वो ऊपर आ जाएगा और जो हाईली स्टेबल वंस था वो नीचे रहेगा। तो जो फर्स्ट वाला था वो हाईली स्टेबल था और जो फोर्थ वाला था वो हाईली अनस्टेबल था। और हाईली अनस्टेबल क्यों था, क्योंकि उसमें मिथाइल ग्रुप दो एक साथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के थ्रू बल्कीनेस प्रोवाइड कर रहे थे। दैट इज वाई दे आर इन द फोर्थ पोजिशन। इसको मैंने फोर्थ एज ए इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 360 डिग्री कहा गया है, तो फोर्थ के लिए मैंने यहाँ पे 360 लिखा है। बाकी फोर्थ का जो था पोजीशन वो सबसे ज्यादा था। आपको डिग्री ये पॉइंट याद रखना तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आपको बस ये याद रखना है कि जो हाईली अनस्टेबल वाला रहेगा वो सबसे ज्यादा ऊपर रहेगा। और जो फिफ्थ और सिक्स था वो भी स्टैगर्ड में नहीं था, वो भी इक्लिप्स में था और वो बिट अनस्टेबल, वो अनस्टेबल था। जस्ट बिट अनस्टेबल वाला सेकंड और थर्ड में आ चुका है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, स्टेबल वंस, जो जब आपको इसको पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी, ये आपको लिख के देती हूँ मैं, बिट अनस्टेबल, ये हो जाएगा अनस्टेबल और ये हो जाएगा हाईली अनस्टेबल। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखो ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ये थर्ड वाला यहाँ पे, ठीक है ना। तो कुछ इस प्रकार से आपको ग्राफ देखने को मिल जाएगा। ये हो जाएगा ब्यूटेन का कंफर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी के कंपैरिजन में। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सबसे हाई यहाँ पे आपको 4 फॉर्म्स ऑफ कर्व्स देखने को मिलेगा। जो सबसे हाईली अनस्टेबल रहेगा उसका ग्राफ थोड़ा सा ऊपर रहेगा। तो आपको 4 टाइप की चीजें देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेबिलिटी आप इसको अरेंज कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन देखना हो तो बी रेडी फॉर वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो। आई विल बी अपलोडिंग दैट वीडियो। टिल देन